आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ चुका था कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि मध्य प्रदेश में जो नदियां बहती हैं इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय नदियां। मध्य प्रदेश जो है ये किसका भाग है, तो यह गोंडवाना लैंड का भाग है और यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। फिर यह देखा था हमने कि मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया? 3 प्राकृतिक प्रदेशों में। और उसके बाद हमने यह देखा था कि मध्य उच्च प्रदेश में सतपुड़ा की श्रेणी और पूर्वी पठार में कौन कौन से हिस्से आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मध्य भारत का पठार। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के पर्यटन, मध्य प्रदेश के उद्योग, मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और सच्चाइयाँ, इसके वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसे इस ढंग से एक्सप्लेन किया है कि आप अगर एमपीपीएससी का मेंस और प्री दे रहे हैं तो वह दोनों जगह आपके काम में आएगा। तो चलिए चालू करते हैं हम आज का क्लास और वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मध्य भारत का पठार, यह मध्य उच्च पठार का हिस्सा है मध्य प्रदेश के, जिसमें से सबसे पहले हम देख रहे हैं मध्य भारत का पठार। आपको यहाँ पे साइड में मध्य भारत का पठार देखने के लिए मिल रहा होगा। यह मध्य प्रदेश का मैप है। यहाँ पे ये ऊपर जो शेडेड एरिया है यह कहलाता है मध्य भारत का पठार। इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। इसके उत्तर में अगर आपसे कभी मेंस में पूछ लिया जाए या ऑब्जेक्टिव ही पूछ लिया जाए, जो कि व्यापम आजकल पैटर्न चेंज कर रहा है, तो पूछ लेता है कि मध्य भारत के पठार के उत्तर में क्या है। तो मध्य भारत के पठार के उत्तर में है यमुना नदी, पश्चिम में है राजस्थान बूंदी की पहाड़ियाँ, और पूर्व में है बुंदेलखंड और दक्षिण में है मालवा का पठार। यह स्थिति हमने इस डायग्राम में भी देखी थी। ऊपर मध्य भारत का पठार 10%, मालवा का पठार 28%, नर्मदा सोन घाटी 26% और उसके बाद सतपुड़ा का पठार 11%। ठीक है, इसी की तरह यह डायग्राम भी है। तो यहाँ पे देखें हम मुख्य रूप से फसलें कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे जो फसलें होती हैं बेटा, यह देखो उत्तर मध्य प्रदेश का हिस्सा है जो कि राजस्थान से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी फसलें होंगी जो व्यापारिक फसलें होंगी। तो बाजरा और ज्वार यहाँ पे होता है। सरसों के मामले में हमें पता है कि सरसों के लिए एकमात्र कारखाना मध्य प्रदेश में लगा हुआ है, वह कहाँ पर है? मुरैना में है ना। एकमात्र नहीं, बड़ा कारखाना जो है वह मुरैना में। और सरसों के उत्पादन में भी कौन सा जिला फर्स्ट है? तो वह कौन सा है? मुरैना फर्स्ट है। तो इस आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि फसलें यहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं। तो ज्वार पाई जाती है, बाजरा पाई जाती है, गेहूँ पाई जाती है और सरसों पाई जाती है। अब बात करते हैं हम नदियों की। हमने पढ़ा है कि जो चंबल नदी है वह निकलती है कहाँ से? महू, जनाना पाव की पहाड़ियाँ, है ना, जनाना पाव की पहाड़ियाँ से निकलती है। और काली सिंध देवास से निकलती है। पार्वती नदी सीहोर से निकलती है। कुंवारी नदी भी शिवपुरी से निकलती है। कोनो भी शिवपुरी से निकलती है। यह पूरा जो एरिया है इसी जोन में आता है। तो हम यह लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर चंबल नदी बहती है तो चंबल घाटी क्षेत्र है। यह भी लिख सकते हैं कि जो चंबल नदी है यह उत्तर भारत की सीमा बनाती है और उत्तर मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है, उत्तरी सीमा। और यहाँ की जलवायु यहाँ की जो है, मध्य प्रदेश की पूरी जलवायु तो मानसूनी ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा सब डिवीज़न किया है। जैसे मालवा की जलवायु जो है वह समशीतोष्ण बोल सकते हैं या सम जलवायु बोल सकते हैं। और यहाँ की जो जलवायु गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ती है। ठीक है, तो यह सवाल एक एक लाइन से यहाँ सवाल आता है बेटा, आप ध्यान से पढ़िए, याद करिए, देखिए। फिर उसके बाद है वर्षा। यहाँ पर वर्षा आपको पता होगा, यहाँ पे भिंड है। कौन सा क्षेत्र है? भिंड। ऐसे रिलेट कर देते हैं, भिंड मतलब भिंडी की अधिकतर सब्जी लोग सूखी खाते हैं, पानी वाली नहीं खाते हैं। तो सूखी खाते हैं तो मतलब पानी की मात्रा कम है। तो मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कम वर्षा होती है? भिंड में होती है ना।
और इस क्षेत्र में भी जब भिंड यहाँ पे है तो कम वर्षा होती है। यहाँ का जो एवरेज वर्षा है वह है 75 सेंटीमीटर से भी कम, और भिंड की तो है ही 75 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल के मामले में 10.68 लगभग, जो कि होता है 33,000 किलोमीटर का होता है। तो यह एरिया आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेंस में लिखने के लिए आपके काम आ सकेगा, फैक्ट बढ़ाएगा। अच्छा, अब ये है यमुना नदी का मैदान और चंबल नदी का मैदान, मतलब दो नदियां हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी, है ना। और यहाँ ये क्या है, पानी बहा कर लाती हैं, पानी से मिट्टियाँ बहा कर लाती हैं, मिट्टियाँ बहा कर लाती हैं। तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, और काली मिट्टी तो ओवरऑल मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो आप ये प्री में भी हो गया और मेंस में भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि यह सवाल अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में खादर बांगर क्षेत्र कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में भैया जहाँ जलोढ़ मिट्टी होगी वहाँ पे ही तो खादर और बांगर क्षेत्र रहेगा, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी दो टाइप की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। खादर मिट्टी जो होती है वह जलोढ़ में नई मृदा होती है, और जो बांगर होती है वह पुरानी मृदा होती है। ठीक है, तो इसको समझ ऐसे सकते हैं कि जैसे कोई नदी है, नदी बह रही है, बह के आई हुई है, तो आपने देखा होगा कि नदी के आजू बाजू जो खेती हो रही है तो वो तो नई मृदा आके वहाँ पे इकट्ठा हुई है। तो वो कौन सी मिट्टी हो गई आपकी, एक तरीके से खादर मिट्टी हो गई, है ना। यहीं हम नदी से अगर 10-20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर या दूर वाले हिस्से हैं, वहाँ पे भी हालांकि जो मिट्टी एकत्रित हुई है वह भी नदियों के ही प्रवाह से इकट्ठित हुई है, तो उस एरिया में वो पहले जाके जमा हुई थी, तो वो बांगर मिट्टी मतलब बासी मृदा कहलाती है। यह ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो यह हो गया मध्य भारत का पठार। इसके इम्पोर्टेंट तथ्य ये है कि ऊपर क्या है, इसमें उत्तर में यमुना का मैदान, और फिर उसके बाद पूर्व में है इसके बुंदेलखंड, पश्चिम में है राजस्थान की बूंदी की पहाड़ी, और दक्षिण में है मालवा का पठार। 11.68% है यह पूरे मध्य प्रदेश का, और सर्दी में अधिक सर्दी, गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। चंबल घाटी इसी क्षेत्र में है। मुख्य फसल यहाँ की सरसों और गेहूं, ज्वार, बाजरा बोल सकते हैं, और यह क्वेश्चन आया हुआ भी है। जो निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं वह है चंबल, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी और कुनो। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ नगर भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि ये उत्तरी जो मध्य प्रदेश का एरिया है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और नीमच, मंदसौर, है ना। तो जैसे अगर मेंस में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि उत्तर मध्य भारत के पठार के बारे में बताइए, तो आप इन सब जिलों के बारे में 3-3 लाइन भी लिख सकते हैं। अब उसके बात करें कि खनिज की दृष्टि से यह कैसा है, तो खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति रहती है, सहरिया। आपको पता होना चाहिए कि एक कोड चलता है भावेश, भा से भारिया, वा से बैगा और सा से हो गया आपका सहरिया। ये 3 जनजाति ऐसी हैं, ऐसी जनजाति बेटा जो संकटकालीन है, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की संवेदनशील है। ये सबसे पुरानी जनजातियाँ हैं। तो इनमें से एक जनजाति रहती है शहरिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाले क्षेत्र में। लगभग 24% हिस्सा यहाँ पर इन जनजातियों का रहता है। बीहड़ जो क्षेत्र है प्रमुख, बीहड़ क्षेत्र से तात्पर्य वह क्षेत्र है जहाँ पे मृदा अपरदन की समस्याएं आती हैं। तो एक क्वेश्चन आता है व्यापम में बहुत इंपॉर्टेंट कि मृदा अपरदन से ग्रसित मध्य प्रदेश का सबसे एकमात्र नहीं, सबसे ज़्यादा जो ग्रसित है वह जिला कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए मुरैना, मतलब मुड़ जाता है, बार बार मुड़ जाता है। मृदा अपरदन में मृदा मुड़ जाती है बार बार। अब नालिका अपरदन आ जाता है, जिसे रेंगती हुई मृदा के मौत के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पे होता है, मुरैना में होता है। और वैसे जो क्षेत्र हैं वह 3 हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। अब देखते हैं हम मालवा का पठार। मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, टोटल 28% हिस्से में यह फैला हुआ है। कितने प्रतिशत हिस्से में फैला हुआ है, 28% हिस्से में फैला हुआ है। कोडी हमने पढ़ा था मनसा, माँ से मालवा का पठार जो कि 28% हिस्से में फैला हुआ है। ना से आपका नर्मदा सोन घाटी,
जो कि आपकी 26% हिस्से में फैली हुई है। और सात से सतपुड़ा का पहाड़ 7 पहाड़ियों की श्रेणी है यहाँ पे, जिसमें से प्रमुख 4 पड़ते हैं। यह पूरा 11% एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 28%, और अगर किलोमीटर में बात की जाए तो 88,222 किलोमीटर स्क्वायर में यह क्षेत्र फैला हुआ है। मध्य भारत का पठार इसके उत्तर में पाया जाता है। इसके पश्चिमी साइड में अरावली की पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। ये देखिए, ये है अरावली की पर्वत श्रृंखला। अरावली की पर्वत श्रृंखला की खासियत यह है कि यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और जो हिमालय है वह नवीन प्रबलित पर्वतों में से आता है। ठीक है, इसके बाद अगर अब हम देखें इसके जो खासियत है, इस एरिया के जो ज़िले हैं इंदौर, उज्जैन, गुना, धार, राजगढ़, मंदसौर, रतलाम, देवास, सीहोर, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, अशोकनगर, अलीराजपुर, यह हिस्से इस क्षेत्र में आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि मालवा में पाई जाती है काली मिट्टी, और जो काली मिट्टी है मतलब यहाँ पे लोहे की मात्रा अधिक है, और लोहे की मात्रा उन्हीं मिट्टियों में अधिक रहती है जो कि लावा से बनती हैं, ज्वालामुखी के लावा से। मतलब यहाँ की जो मिट्टियों का निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी की मिट्टियों के लावा से के कारण हुआ है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मालवा की, यह प्रश्न भी बहुत पूछा गया है। तो मालवा की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है सिगार। कैसी है सिगार? सिगार मतलब सिगरेट, उसके अंदर माल भरा रहता है। खरीदने जाते हैं 2 नंबर वाले तो बोलते भैया माल है क्या, माल खरीदने के लिए जाते हैं, तो माल वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? सिगार है। 881 मीटर की दूरी पर है, और यह महू में ही स्थित है। ठीक है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे हाइट्स हैं, जैसे सिगार हो गई, जनाना पाव पहाड़ी जहाँ से चंबल नदी निकलती है। जलवायु की बात करें तो यह जलवायु जो पाई जाती है समशीतोष्ण पाई जाती है। आपको पता होगा कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, और उसने मध्य प्रदेश में मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे प्रमुख जलवायु के नाम से संबोधित किया था। विश्व की सबसे प्रमुख जलवायु के नाम से संबोधित किया था। फिर उसके बाद हम अगर बात करते हैं, मालवा जो पठार है यह नर्मदा और चंबल का जल समद्विभाजक है। आप देखिए यहाँ पे इसके नीचे से यहाँ पे बहती है, इसके नीचे से इधर पे देखिए ये नर्मदा बह रही है, और यहाँ पे ऐसे निकल जाती है चंबल। तो ये वाला जो एरिया है ये दोनों के जल को क्या कर रहा है? बांट रहा है ना। तो जल समद्विभाजक के नाम से जाना जाता है, और ऐसे निकलती है मध्य प्रदेश में ये कर्क रेखा। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा पठार है जो मध्य प्रदेश के मालवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। कर्क रेखा 2 बराबर हिस्सों में बांटती है किस पठार को? तो मालवा के पठार को 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, अब यहाँ कुछ पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है उज्जैन में इतने सारे पर्यटन स्थल हैं, और वो कौन कौन से हैं हम इसके प्रीवियस लेक्चरों में पढ़ चुके हैं, पर्यटन वाले चैप्टर में, आप वो देख लीजिएगा। फिर हम देखते हैं कि मांडू जो है यह वो भी पर्यटन स्थल धार में उपस्थित है, उसके भी सारे किले हमने याद कर चुके हैं। इंदौर, रायसेन, विदिशा, भोपाल। रायसेन में भी पर्यटन बहुत ही ज़्यादा थे, विदिशा में भी थे, और वह हम देख चुके हैं। जनजातियाँ, झाबुआ आता है इस क्षेत्र में, तो भील जनजाति, वैसे आप हर भील जनजाति तो मध्य प्रदेश में सभी जगह पाई जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील ही है। कोड चलता है भी को, भा से भील, गा से गोंड, और इसी का उल्टा कर दें तो गोंड जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और भील भारत की दूसरे नंबर की बड़ी जनजाति है। ठीक है, पारधी जनजाति जो है यह मध्य प्रदेश में निमाड़, भोपाल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। खनिज के मामले में यह पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे मुख्य रूप से खनिज नहीं निकलते। झाबुआ से एस्बेस्टस हो गया, वो निकलता है। ठीक है, अब आगे की तरफ जब हम देखें तो यह ख़त्म होता है आपका कौन सा पठार? मालवा का पठार। 28% पूरे एमपी में मालवा का पठार फैला हुआ है। कर्क रेखा 2 हिस्सों में बांटती है, फाहियान ने यहाँ की जलवायु को
विश्व की सबसे अच्छी जलवायु बताया था। फाहयान, फाहयान किसके समय में आया था? यान कैसा होता है? इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ये यान हो गया है ना, इस तरीके का यान हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 दिख रहा है, ये 2 चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ऐसे याद कर लो। मिट्टी पाई जाती है, वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो है मध्य प्रदेश में 47% पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ब्लैक सॉइल 3 प्रकार की होती है, गहरी काली, साधारण काली और गहरी काली, साधारण काली और एक काली, 3 प्रकार की होती है ब्लैक सॉइल। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर वर्षा की बात की जाए तो यह क्षेत्र आप देख रहे होंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे क्या होती है? बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बन गया आपका भारत, है ना, दक्षिण पश्चिमी मानसून यही होता है, दक्षिण अरब मानसून बोल सकते हैं। इस तरीके से मानसून उठता है और यहाँ पे क्या करता है? बारिश करता है। यहाँ से भी उठता है मानसून बंगाल की खाड़ी से, लेकिन यह रीवा पन्ना के पठार, मतलब रीवा पन्ना का पठार, विंध्याचल जोन ऐसा जोन है जहाँ पे दोनों मानसूनों से क्या होती है? बारिश होती है। मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस पठार में दोनों मानसूनों से बारिश होती है, तो रीवा पन्ना के पठार से होती है। नर्मदा, चंबल, यहाँ पे जो नदियाँ हैं वह है चंबल, खान। खान नदी किसके किनारे है? खान नदी के किनारे है इंदौर, है ना, छिप्रा, उज्जैन। माही नदी धार में। माही नदी की खासियत क्या है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और देखिए कर्क रेखा भी इस पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। बेतवा नदी, चंबल नदी, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे सिगार, मालवा की सबसे ऊंची चोटी ही सिगार है 881। और कौन सी है? जनाना पाव। जनाना पाव भी नहीं भूलेंगे आप, चंबल निकलता है, चंबल नदी निकलती है जनाना पाव महू से। याद कैसे करेंगे? चंबल में कौन रहते हैं? डाकू, डाकू दस्यु रहते हैं ना, छुप जाते हैं, मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ बोलते रहते हैं, मैं यहाँ हूँ, तो महू। कोई जान ही नहीं पाता कि कहाँ छुपे हैं, जान नहीं पाता तो जनाना पाव। तो यह हो गया आपका क्या? मालवा का पठार। ठीक है, बार बार देखिए वीडियो को, याद नहीं हो जाता तब तक। इसके बाहर मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आने की स्टैटिक जीके से तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं जितना ये आप पढ़ रहे हैं वो। जय हिंद।